हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव और साथ में द्विध्रुव आघूर्ण और उसके साथ में द्विध्रुव के अक्ष पर कहीं पर स्थित बिंदु पर। हाँ सर, सब बोल लो, कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। हाँ भाई, नए नए नाम है, सब टेंशन ना लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नाराज ना हो भाई, नाराज ना हो, लेक्चर छोड़ के मत भाग जाना। आओ समझते हैं, चलो समझते। एकदम बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत आसान, ये बहुत आसान, सबको समझ में मजा भी आएगा एकदम। विद्युत द्विध्रुव, चलो समझो विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखो, विद्युत द्विध्रुव डबल ध्रुव वाला आ रहा है। दो ध्रुव। देखो समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक आवेश है, मान लो ये कोई आवेश है, छोटा सा आवेश। मान लो ये एक दूसरा आवेश है, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। जितना कूलाम्ब इस पर चार्ज है उतना ही कूलाम्ब इस पर चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब स्थित है। ये तो दिखाया हमने दूर दूर ताकि आपको दिख सके। ऐसे एकदम बहुत ही करीब, नहीं दिख रहा? ऐसे बहुत ही करीब, ऐसे दिख रहा है? या ऐसे हैं बहुत ही करीब एक दूसरे के साथ, बहुत ही करीब, एकदम बहुत ही करीब। दिख रहा है उंगली के बीच की दूरी? इतने से मतलब बहुत ही करीब एक दूसरे के स्थित है। एक बार और मान लो ये कोई आवेश है और ये कोई दूसरा आवेश है, इस पर है प्लस चार्ज, इस पर है माइनस चार्ज, और दोनों का परिमाण समान है, यानी जितना कूलाम्ब इस पर उतना ही कूलाम्ब इस पर, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही करीब है। तो इस युग्म को इस प्लस माइनस वाले युग्म को क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। इस युग्म को, ये दोनों मिलाकर ये जो युग्म बन रहा है, जो जोड़ा बन रहा है, इसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। आई बात समझ में? बिल्कुल आई सर, बिल्कुल आई। चलो और समझो सब लोग, और समझो। ठीक है, डिफिनेशन नोट करो, डिफिनेशन नोट कर लेते हैं। लिखेंगे कि जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो अल्प आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई बात समझ में सबको? हाँ सर, बिल्कुल आई। कि दो छोटे छोटे आवेश हों, दोनों पर समान परिमाण हो, यानी जितना कूलाम्ब इस पर उतना ही कूलाम्ब इस पर। अरे बात समझो, जैसे मान लो लोहे का बुरादा छोटा सा बुरादा, उस पर मान लो प्लस चार्ज आ गया, एक और लोहे का बुरादा उस पर आ गया माइनस चार्ज, और दोनों एक दूसरे के निकट हो गए, एकदम निकट हो गए। अब दोनों परिमाण में समान है, यानी जितना कूलाम्ब इस वाले पर है उतना ही कूलाम्ब इस वाले पर है। तो हम इस युग्म को, ये जो युग्म यहाँ पर जो लोहे का बुरादा मान लो हवा में फंसे हुए दो, तो इस युग्म को क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर जी आई। चलो अब विद्युत द्विध्रुव से एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, जिसका नाम है, चलो विद्युत द्विध्रुव का थोड़ा एक बना दे हम। जैसे मान लो कि ये मान लो प्लस है और ये मान लो माइनस है। अरे बात समझ में? और ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। ये प्लस और ये क्या है? माइनस। ये दोनों बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है, तो इस युग्म को क्या बोलेंगे हम? विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर आई। चलो आगे, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण जैसा कि हमने बताया कि ये जो प्लस और माइनस है, आओ समझते हैं। ये प्लस है मान लो, ये माइनस है, दोनों पर चूंकि समान परिमाण का चार्ज होता है, समान परिमाण का,
यानी जितना कूलाम्ब इस पर चार्ज होता है उतना ही कूलाम्ब इस पर चार्ज होता है। तो मान लो इसका चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू होगा, पर ये होगा प्लस में और ये होगा माइनस में। मान लो ये दोनों एक दूसरे से मान लो कि 2l दूरी पर स्थित हैं। 2l आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, अलग अलग बुक में आपको ये अलग अलग दिखाई दे सकती है। कई सारे बुक में d लिखा होता है, कई सारे बुक में l लिखा होता है, कई सारे बुक में 2l लिखा होता है और कई सारे बुक में 2d लिखा होता है। तो आप केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बीच की दूरी आप कुछ भी मान सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। तो मान लिया कि इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। सर 2l क्यों माने, आगे समझोगे तो पता चल जाएगा आपको। आगे जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कुछ इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जानबूझकर 2l क्यों माना, l क्यों नहीं माना, क्योंकि इससे आगे का जो टॉपिक है वो आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो, तो मानने के ऊपर है, आप l भी मान लो, आप d भी मान लो, आप 2d मान लो, जो मन करे मान लो। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, टॉपिक पर आओ सब लोग। देखो, किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी जो आवेश का परिमाण है, ये एक आवेश ले लो, ठीक है, ये जो आवेश का परिमाण है उसको गुना कर दो बीच की दूरी से। अगर आवेश के परिमाण को यानी Q को अगर हम गुना कर दे 2l से तो आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। आई बात समझ में? द्विध्रुव आघूर्ण को हम वेक्टर P से सूचित करते हैं। तो वेक्टर P बराबर क्या हो जाएगा, चेक करो तो वेक्टर P बराबर हो जाएगा Q गुने 2l, जहां 2l क्या है, द्विध्रुव के बीच की दूरी है। जहां 2l क्या है, द्विध्रुव के बीच की दूरी है। आप d मानोगे तो q गुन d हो जाएगा, आप l मानोगे तो q गुने l हो जाएगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन तो यहाँ पड़ा हुआ है, आओ लिखते हैं। लिखेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव, किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण, यानी जो आवेश हमने लिया था, आवेश के परिमाण, परिमाप लिख दिए, परिमाण एवं बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से सूचित किया जाता है और वेक्टर P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2l। आई बात समझ में? आओ SI मात्रक समझ लो। यहाँ आप खुद ही बताओगे SI मात्रक, SI मात्रक क्या हो जाएगा इसका? द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा? कूलाम्ब। इसका SI मात्रक क्या होगा? कूलाम्ब। आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम्ब, और ये लंबाई है, लंबाई का SI मात्रक मीटर, तो हो जाएगा कूलाम्ब मीटर, कूलाम्ब मीटर। आई बात समझ? CM, हाँ इसे सेंटीमीटर ना पढ़ लो आप लोग, CM। आई बात समझ में? कूलाम्ब मीटर, इसका सही मात्रक हो जाएगा कूलाम्ब मीटर। तो जल्दी से सब लोग इसको नोट कर लो। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इससे पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, गर्मी बहुत है, देख रहे हो ना, इतनी गर्मी में ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम, बहुत ही गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। चलो नोट करो, नोट कर लिए सब लोग, बेटा इसको। चलो अब हम लोग समझने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है और उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। पर उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा,
एनसीईआरटी का एक छोटा सा कर लीजिए सर। आओ करते हैं छोटा सा, इसी पर द्विध्रुव आघूर्ण पर लिखते हैं सोडियम अणु के आयन, आपको पता है कि सोडियम अणु आयनों से बना है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से। सोडियम पर प्लस होता है, क्लोरीन पर माइनस होता है, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो सोडियम अणु के आयन Na+ तथा Cl- के बीच की दूरी, अरे बात समझ में, अरे तेरी तो ये तार ना, के बीच की दूरी समझो। सोडियम अणु है, पहले कॉन्सेप्ट समझो इस बात को, इसको समझो। सोडियम अणु है, सोडियम अणु, सोडियम का संकेत सबको पता है, सोडियम अणु जो है कैसे बना होता है, आयन से, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से। सोडियम पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, और ये एक दूसरे के बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस, और जितना चार्ज इसके पास उतना ही चार्ज इसके पास, जितना कूलम्ब इसके पास उतना ही कूलम्ब इसके पास होता है। तो ये बताओ क्या ये विद्युत द्विध्रुव बनाएगा? हाँ सर जी बनाएगा। तो क्या इसका द्विध्रुवाघूर्ण भी होगा? हाँ सर जी होगा। वहीं पता करना है, आ रहा समझ में सबको? वहीं क्या करने, हमें पता करने हैं। चलो, सोडियम अणु के आयन Na+ तथा Cl- के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉन्ग है। सर ये एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है? टेंशन ना लो, बताएंगे, ठीक है। 1.28 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। चलो भाई, आपको बीच की दूरी दे दी गई है 1.28 एंगस्ट्रॉन्ग। हमें क्या पता करना है? द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी हो जाएगा, एकदम जल्दी हो जाएगा, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। चलो हाँ, समझो इस बात को। तो हमारे पास ये चीज़ दिया है, पहले जो दिया है लिख लो। दिया है, क्या दिया भाई? हमको दिया है बीच की दूरी यानी 2L। बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? 2L। कितना दिया है? 1.28 एंगस्ट्रॉन्ग। आज जैसा कि सबको पता है कि एक एंगस्ट्रॉन्ग सुन लो, एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और कई बार हम आपको बता चुके होंगे कि फिजिक्स में जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो SI यूनिट में ही रखते हैं। यहाँ देखो दूरी किस में दिया है? एंगस्ट्रॉन्ग में। और हम लोग जानते हैं कि दूरी का सही मात्रक क्या है? मीटर है, तो इसको मीटर में हमें चेंज करना होगा। और एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। चलो तो लिख लो, क्या हो जाएगा? 1.28 × 10⁻⁻10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉन्ग की जगह हो गया। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ क्या है? सोडियम आयन। यहाँ क्या है? तो चार्ज क्या होगा? जल्दी से बताओ, चार्ज क्या होगा? 1+ है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर कितना चार्ज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज आएगा, यानी कि हमारा जो Q होगा वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। आई बात समझ में? हाँ सर आई। लिखेंगे कि चूंकि P बराबर क्या होता है? Q × 2L होता है, तो इसलिए हमें जो P चाहिए यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो चाहिए, Q से 2L में गुना कर दो, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब गुना 2L यानी बीच की दूरी। देखो इतना दिया गया है, 1.28 ×
10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा, बस गुना कर लो, एकदम गुना कर लो सब लोग। अब यहाँ से यहाँ क्या करो, गुना कर लो पहले, फिर ये पावर का गुना कर लेंगे हम लोग। चलो गुना कर लेते हैं इधर। हमें क्या करने हैं, 128 में 16 से गुना करने हैं। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48 का 8 हो जाएगा। फिर कितने मतलब कितने होंगे, 4। चलो यहाँ 12 और 4 16, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। 8 4, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2। आई बात समझ में। तो अगर हम 128 से इसमें गुना करते हैं, 128 से इसमें गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद है चेक करो तो, यहाँ 2 अंकों के बाद और यहाँ 1 अंकों के बाद, इन 3 अंकों के बाद, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2.048 गुने 10 के पावर। चेक करो, यहाँ माइनस दोनों का कर जाएगा, जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -29 कूलाम्ब मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। 2.048 गुने 10 के पावर माइनस 29 कूलाम्ब मीटर इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल आगे होगी। तो जल्दी से ये छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन। चलो जल्दी करो सब लोग, कर लिए सब लोग। चलो अब समझते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूजफुल आगे के लिए। चलो क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी द्विध्रुव, कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसके अक्ष पर। सर ये अक्ष क्या होता है, आओ चेक करते हैं। देखो ये है प्लस, ये है माइनस, ये युग्म कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। अब इसके केंद्रों को, इसके बीचों बीच हिस्सों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ऐसे ऐसे जहाँ तक लेके चल जाओ, इसको इधर बढ़ा के जहाँ तक लेके चल जाओ, उधर बढ़ा के जहाँ तक लेके चल जाओ, तो ये जो मिलाने वाली रेखा है, इसको बोलते हैं अक्ष। आई समझ में, आई बात समझ में सबको। और इस अक्ष पर कहीं पर बिंदु ले लोगे, जैसे यहाँ पर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यानी इस सीधे में कहीं पर बिंदु ले लो, तो हम इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति। आई बात समझ में सबको, क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति बोलेंगे। यानी कि सर ये जो दोनों चार्ज हैं, इसको जो मिलाने वाली ऐसे सीधी रेखा है, उस पर अगर कोई भी बिंदु हम ले रहे हैं, ये सारा स्थिति कौन होगा, अक्षीय स्थिति होगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। आई बात समझ में, चलो आगे ही होगी। तो एक छोटा सा बेसिक चीज़ था, समझ लिए सब लोग। और आओ हेडिंग लगाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। किसी विद्युत द्विध्रुव, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र जो है किसी बिंदु पर कितनी, कोई विद्युत द्विध्रुव जो है किसी बिंदु पर कितना क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कितना विद्युत क्षेत्र का करेगा, उत्पन्न करेगा। तो आपको बता दिया हमने कि इसके हमारे पास जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कौन सी स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। यानी यहीं पर हमें बिंदु रखना होगा, यहीं पर, यानी कि जहां मन वहां। सभी के लिए पढ़ेंगे, पर सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर वो बिंदु, यानी जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी, कुल मिला के कहें तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, पहले ये चेक करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, फिर बाद में और भी चीजें हम क्लियर करेंगे। अब इतना ही समझो आप लोग, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहला हम लोग ये समझेंगे अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। चल भाई, अक्षीय स्थिति में क्या होगा, एक काम करते हैं, इधर
एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। चलो मान लो कि ये हमारा माइनस चार्ज है और ये हमारा, ये ले लेते हैं गोले में, और ये मान लो हमारा प्लस है, ये हो गया, ठीक है। और ये दोनों मान लो एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं, 2l दूरी पर, इधर लिख लेते हैं नीचे, ये एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। मान लो ये है हमारा, सबको पता है कि सर माइनस क्यू, ये कितना है प्लस क्यू। अब इसकी अक्ष पर बढ़ाओ, अक्ष को किधर बढ़ा सकते हो, जिधर मन करे उधर बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अक्ष पर मान लो एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है P है, और इसी बिंदु पर, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ पर लेके चल जाओ, एकदम ले जाके दूर रख दो, अरे समझ में ना, तो कहीं रख दो। अब इसके कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी हमें चेक करना है। मान लो कि ये जो है, ये बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, यानी कि अरे समझ में ना, दो बराबर भागों में बांटने वाला, ये जो है इसका मध्य बिंदु है। तो जरा चेक करो आप लोग कि अगर मान लो कि ये 12 है, और अगर इस पॉइंट को मान लो, अगर हम मानते हैं इस बिंदु को A मान के चलो, और इस बिंदु को अगर हम मानते हैं B, तो AO कितना होगा सर, अगर ये 12 है तो आधा कितना होगा L होगा, और अगर ये 12 है तो आधा कितना होगा L होगा। दिख रहा है सबको, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया हमने। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 12 है तो ये कितना होगा L होगा, और ये भी कितना होगा L होगा। मान लो कि इसके मध्य बिंदु से, हमें दूरी मध्य बिंदु से लेना होता है, ठीक है। मान लो कि जो विद्युत द्विध्रुव हमने लिया है उसके मध्य बिंदु से बीचों बीच से, क्योंकि भाई इतना छोटा ही होता है, वो कहाँ से लोगे, बीच में ही से लोगे, इतना छोटा होता है वो। कि मान लो कि इसके बीचों बीच से, इसके मध्य बिंदु से जो P की दूरी है, ये मान लो R है, मान लो ये R है, मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु से P की दूरी कितनी है R है। अब जरा चेक करते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। ये देखो प्लस चार्ज है, और आपको पता है कि प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अरे समझ, प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, ऐसी होती है, उससे निकलने वाली, उससे दूर जाने वाली। आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही होगी। तो मान लो कि प्लस चार्ज के कारण अगर E1 उत्पन्न हो रहा है, मतलब हुआ कि E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। इस पॉइंट पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, यानी कि ये हो गया वेक्टर E1। दिख रहा है सबको, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो, चलो लिख देते हैं थोड़ा बड़ा करके, ये हो गया वेक्टर E1। अरे भाई लिखा जा, काहे तंग करा है, चलो ये हो गया वेक्टर E1। आई बात समझ में, हाँ सर आई। अब बताओ कि इसके कारण इस बिंदु पर, ये भाई ये भी तो क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, ये अपना क्षेत्र, ये अपना क्षेत्र, तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। आपको याद होगा कि माइनस के कारण क्या होता है, उसकी ओर होता है, ऐसे याद है सबको, उसकी ओर होता है। तो फिर अगर हमें इस बिंदु पर चाहिए तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, हाँ सर बिल्कुल इस तरफ होगा, यानी इसका डायरेक्शन जो होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। मान लो कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो हो रही है E2। क्या हो रही है E2। तो ये हो गया E1 का डायरेक्शन, क्योंकि प्लस इधर जाता है और माइनस की तरफ इधर जाता है, तो ये हो गया E2। पिछले लेक्चर में, पीछे के लेक्चर में हमने ये बताया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में नहीं, मैंने पीछे के लेक्चर में हमने ये बता दिया है। क्लियर है सब लोग, फिगर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आओ अब बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। पहले सब जो चीज़ें हमने मानना है वो क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यहाँ बोर्ड हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स में हम ये सब लिख करके दे देंगे, टेंशन ना लो। बस समझो कि मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितनी है 12 है, उसके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P का किया गया है, लिया गया है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, चेक करनी है। मान लो कि प्लस चार्ज के कारण इस बिंदु पर, यानी कि प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो E1 है। इसके कारण याद रखना, इसके कारण E1 है और इसके कारण कौन है E2 है। तो E1 का डायरेक्शन वो होगा क्योंकि प्लस चार्ज से ऐसे निकलती है,
चूंकि ये ऐसे ना निकलेगा, लंबवत ऐसे ना निकलेगा, ठीक है, और ये माइनस चार्ज के कारण इस तरफ निकलेगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। चलो हाँ, जिन लोगों की बातें क्लियर नहीं हो रही होगी प्लीज़ जाके पीछे के लेक्चर देख लें, आराम से सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो आगे समझते हैं। तो ये सब हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। अब आते हैं सीधे सीधे लिखेंगे E1 मतलब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ समझोगे सब लोग? प्लस Q आवेश के कारण, जो हमने चित्र बनाया हुआ है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु, हाँ सर जी P तो लिखे ही नहीं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या माना इसको? E1 माना है। तो E1 क्या होगा? डायरेक्शन को गोली मारो, केवल E1 निकालो आप लोग। डायरेक्शन दिख रहा है सबको, ठीक है? तो अगर हम पूछे आपसे E1 क्या होगा, क्या बताया था हमने? E1 K इंटू, याद है सबको? अरे भाई विद्युत क्षेत्र क्या बताए थे हम? K इंटू Q बट्टा आर स्क्वायर। तो Q बट्टा आर स्क्वायर। ध्यान से यहां से दूरी लेना होगा, क्योंकि हम इसके कारण, ध्यान से यहां से भाई इसके कारण ना, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हमें, इसके कारण। तो इसकी और इसके बीच की दूरी क्या होगी? इसकी और इसके बीच की दूरी क्या होगी? चेक करो सब लोग, इसकी और इसके बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो इसके और इसके बीच की दूरी, अगर यहां से यहां तक देखो, चेक करो सब लोग, आर है। जरा सोचो, यहां से यहां तक कितना है? आर है ये, और हमें केवल ये चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो अगर हम आर में से ये वाला हिस्सा निकाल दें, अगर हम आर में से ये वाला हिस्सा निकाल दें तो बचेगा यही। यानी अगर हम आर में से ये वाला हिस्सा निकाल दें, ये वाला कितना है? एल है, तो एल निकाल दें तो कौन बचेगा भाई? यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा। फील आ रहा होगा सबको? यानी कि Q बट्टा आर माइनस एल का स्क्वायर। आ रही बात समझ में सबको? बिल्कुल आ रही होगी। हाँ, इसका डायरेक्शन क्या होगा आप चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि हमने डायरेक्शन यहाँ नहीं लिखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमने दिखा दिया है। और अगर चाहे डायरेक्शन तो लिख सकते हो, क्या होगा? बीपी के दिशा में। देखो बीपी इस तरफ, इसके डायरेक्शन होगा। छोड़ो इस बात को, ये हो गया समीकरण 1। आओ आगे समझते हैं। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, हमारे राइटिंग का मजाक ना उड़ाएंगे आप लोग, ठीक है? तीव्रता, उसको हमने क्या माना है? E2 माना है सर जी। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? K इंटू Q बट्टा आर स्क्वायर। तो K इंटू Q, इसका भी चार्ज वही है, Q है। अरे समझ में सबको? अरे हमें मान से मतलब है, डायरेक्शन से भी लेना देना नहीं हमको। चलो, तो Q बट्टा आर स्क्वायर। अब चेक करो तो यहां से इसकी दूरी क्या है? यहां से इसकी दूरी हमें तो बीच से दे दी गई है, यहां से तो दी नहीं गई है, तो यहां टोटल चाहिए। तो जरा सोचो कि इस टोटल में कितने भाग हैं? एक तो यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। चेक करो, एक यहां से यहां तक और एक ये वाला हिस्सा, यानी R और साथ में ये वाला हिस्सा, तो प्लस L, यानी कि हो जाएगा R प्लस L का द होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। आ रही बात समझ में? अब चलो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें इस पर टोटल चाहिए, टोटल। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग, अब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा पूरे द्विध्रुव के कारण। इसके कारण पता चल गया, इसके कारण पता चल गया, तो हमें इन दोनों वेक्टर को, यानी दोनों सदिशों को जोड़ना होगा। और जैसा कि सब लोग देख रहे हो कि E1 का डायरेक्शन ये है और E2 का डायरेक्शन ये है। देखो, एक
सदिश का डायरेक्शन ये है और दूसरा सदिश का डायरेक्शन ये है। और आप लोगों को पता होगा, ये बात सबको पता होगा कि अगर डायरेक्शन विपरीत हो एकदम, तो अगर एक सदिश होता है प्लस में तो दूसरा होता है माइनस में। आ रही बात समझ में? दूसरा माइनस में हो जाता है, जो ये व्यक्त करता है कि उसके विपरीत डायरेक्शन में है। तो ध्यान दो, ये जो होगा इस तरफ है प्लस चार्ज का, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ और इसका डायरेक्शन इस तरफ। तो यानी ये वाला जो E2 होगा, ये जो E2 होगा, हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्यों? अच्छा एक बात बताओ कि इसके कारण इस बिंदु पर ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मतलब E1 बड़ा होगा। आओ एक सवाल बताओ, चेक करो तो सब लोग, E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा? चेक करो तो सब लोग, चेक करो। अच्छा बताओ, ये इस बिंदु P के करीब ज्यादा है कि ये ज्यादा है? सर ये ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा करीब है तो यहां पर ये ज्यादा तीव्रता दिखाएगा, ये दूर है तो थोड़ा कम दिखाएगा। तो इसके कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? E1। तो सिंपल सी बात है कि E1 यहाँ का होगा, बड़ा होगा E2 से। और चूंकि E1 और E2 का डायरेक्शन एकदम विपरीत है, तो एक होगा प्लस में तो दूसरा होगा माइनस में। आ रही बात समझ में? तो बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी? चेक करो तो E, इसको मान लो E, तो वेक्टर फॉर्म में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? E1 बड़ा है तो E1 माइनस क्या कर देंगे? E2। सर माइनस क्यों हुआ? आप सभी को एक बार फिर बता दे कि E2 का डायरेक्शन E1 के एकदम विपरीत है, सो ये माइनस में होगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर जी, यार ये डायरेक्शन विपरीत है इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? समीकरण 1 और 2 से इसका मान पुट कर देना होगा। पुट करो सब लोग। हाँ लिखो, नीचे लिख दे, जगह है, दिख रहा है सबको? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? हाँ, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो डायरेक्शन भी लिखेंगे हम लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझो सब लोग। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर ही बराबर क्या हो जाएगा? E1 चेक करो तो देखो, E1 ये है, ये हमारा E1 K इंटू Q बटा R माइनस L का द होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या है? माइनस, एकदम ध्यान लगाए रखो सब लोग, ध्यान लगाए रखो। E2 चेक करो, E2 कितना है? देखो ये है E2 K इंटू Q बट्टा R प्लस L का द होल स्क्वायर। अब सवाल कि सर ये वेक्टर लिखा आपने, जो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? ज़रा ध्यान दो कि इस तरफ का मान ज़्यादा है, इस तरफ का मान क्या है? ज़्यादा है, तो डायरेक्शन इस तरफ ही हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये लिखना जरूरी नहीं है, सो वेक्टर हटा दो, डायरेक्शन का चिंता ही नहीं होगा। आओ, K के दोनों में कॉमन है, Q भी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लो सब लोग, कॉमन करो, यानी हो जाएगा K इंटू Q बट्टा 1 बट्टा R माइनस L का द होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा R प्लस L का द होल स्क्वायर। यहाँ से वेक्टर हमने इसलिए हटा दिया, सोचो मत ज़्यादा आप लोग, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है? डायरेक्शन सभी छोड़ देते हैं, डायरेक्शन बाद में दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है? तो ये हो गया। चलो तो K इंटू Q, यहाँ क्या करो? एलसीएम निकाल दो दोनों का, तो कितना हो जाएगा? R माइनस L का द होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का द होल स्क्वायर। अब इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा, तो यहाँ लिख लो R प्लस L का द होल स्क्वायर माइनस इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस L का द होल स्क्वायर। यहाँ दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि सब तो गणित है छोटे छोटे। तो K इंटू Q बट्टा यहाँ A प्लस बी का द होल स्क्वायर करो सब लोग, करो तो सब लोग, कितना हो जाएगा? A प्लस बी का द होल स्क्वायर करो सब लोग, कितना हो जाएगा? तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, माइनस इसका सूत्र क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो गया। टोटल को घेर दो बट्टा
दिख रही है? ये चेक करो तो सब लोग, अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का द होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है? अब देखो बोर्ड पे जगह नहीं बचा, सो एक काम करो आप लोग, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इतना, फिर हम इसे मिटाते हैं। जल्दी से ले लो, जल्दी करो। ले लिया सब लोग? ले लिया भाई? हाँ चलो मिटाते हैं इसको। चलो ये हो गया, आओ आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। आगे क्या हो जाएगा? k इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यह माइनस सबके साथ गुना करेगा तो क्या हो जाएगा देखो तो, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। बट्टा ये जरा देखो तो, r माइनस एल आर प्लस एल, आपने पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसके बदले ये लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसके ऊपर कौन है, द होल स्क्वायर। अरे भाई अपने नहीं पढ़ा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या लिख दिया यार, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पहले से स्क्वायर था पूरे के ऊपर तो हमने पूरे के ऊपर स्क्वायर दे दिया। हाँ चलो इतना दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को, आगे समझते हैं। हाँ देखो ये माइनस में ये इसको ख़त्म कर दिया, ये देखो ये इसका गर्दन काट दिया, इसका काट दिया, कितना हो जाएगा देखो तो, 2RL और 2RL कितना हो जाएंगे, 4RL बट्टा R माइनस एल, यहाँ पर स्क्वायर है और का द होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का द होल स्क्वायर। ये मिल गया हम लोगों को। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल आ रही होगी सबको, बिल्कुल आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब जरा चेक करो, हमने आपको अभी तुरंत कुछ देर पहले समझाया था वेक्टर p बराबर द्विध्रुव घूर्ण। द्विध्रुव घूर्ण क्या समझाया था हमने? द्विध्रुव घूर्ण का सूत्र होता है, द्विध्रुव घूर्ण का सूत्र होता है q गुना 2l। 2l कब? जब आपने विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी ली हो, 2l ली हो। हमने भी कितना लिया है, 2l ले लिया है, तो हम यही सूत्र का अप्लाई करेंगे। तो चेक करो, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, k इंटू इसमें से 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल लो, या फिर ऐसे भी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। k इंटू क्यू गुने 2l, इसमें का 2l ले लिया हमने और गुने में 2r, क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से। हाँ सर लिख सकते हैं। और बट्टे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का द होल स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। अब चेक करो सब लोग, ये किसका मान है पता है ना सबको, विद्युत क्षेत्र का मान है। यहाँ से देखो विद्युत क्षेत्र के बराबर आ रहे हैं हम लोग। अब आपको पता है कि ये दोनों बहुत ही नजदीक होते हैं, बहुत ही नजदीक। तो एक बात बताओ कि ये एल जो होगा, अगर ये बहुत ही नजदीक होंगे तो दिखाने के लिए इतना दूर किए हम, बहुत ही नजदीक होंगे तो ये जो एल होगा वो बहुत ही छोटा होगा, किससे, आर से। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि एल बहुत 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 छोटा हो, इतना नहीं, तो एल जो है यदि मान लो कि बहुत छोटा हो किससे, आर से। एल जो है बहुत छोटा हो आर से, तो अगर हम मान लो कि एल जो है बहुत छोटा है आर से, तो क्या हम यहाँ से एल को हटा सकते हैं? वो कैसे सर जी? जरा सोचो, एक बहुत बड़ी राशि है, उसमें से एक छोटी सी राशि को निकाल दे तो क्या उस राशि का मान ज़्यादा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि नदी में से 1 बाल्टी पानी निकाल ले तो क्या हो गया, नदी का पानी घट गया? नहीं ना, वही बात है भाई। अगर ये बहुत ही छोटा हो तो हम यहाँ से एल हटा सकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो इस तरह से हो जाएगा
E बराबर K इंटू, चेक करो इसको, चेक करो सब लोग, ठीक है, इसको क्या करो, चेक करो एक साथ, Q गुने 12, Q गुने 12, तो Q गुने 12 बराबर क्या होता है, P होता है, द्विध्रुव गुण होता है, तो लिख लो P गुने 2R और बट्टा, एक ही साथ हमने बोल दिया कि यहाँ पर L जो है बहुत ही छोटा है R से, तो L का काम तमाम हो जाएगा, तो R स्क्वायर बच जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R के पावर 4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में सबको, सॉरी R हो जाएगा, अरे भाई Q इंटू 12 का हो गया, P हो गया, यहाँ क्या बचा 2R, चेक कर लो, एक R से एक R कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, चेक करो तो क्या बचेगा, चेक करो, यहीं से पता चल गया। तो इसलिए जो हमारा E हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, K इंटू R से R का हो गया, कैंसिल हो गया, 2P बट्टा RQ, ये हो गया। अब यदि हम हवा या निर्वात के लिए चले, हवा या निर्वात के लिए, तो जैसा कि हर एक बार करते हैं हम लोग, हवा या निर्वात के लिए K का मान क्या होगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बट्टा RQ। अब यदि मान लो यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा वेक्टर में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर में, बात आई समझ में, सदिश रूप में लिखना चाहो तो लिख लो, सदिश रूप में हो जाएगा वेक्टर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 वेक्टर P बट्टा RQ, क्योंकि द्विध्रुव गुण क्या है, एक सदिश राशि है जिसका सही मात्रा क्या होता है, कूलम्ब मीटर। फील आया सबको, हाँ एक बड़ा सा थ्योरी मिला, थोड़ा सा बुरा लगा होगा पर मजा आया होगा, ठीक है, एक बड़ा सा थ्योरी है और ये रहा उसका परिणाम, यानी उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इतनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बट्टा RQ, निर्वात या हवा के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखो, बार बार देखो, समझ में जरूर आएगा। और हाँ, यदि बेसिक प्रॉब्लम हो रहे हो तो टेंशन ना लो, धीरे धीरे सभी बेसिक के वीडियो अपलोड हो जाएंगे, सभी के हो जाएंगे, धीरे धीरे सबके हो जाएंगे, सबके हो जाएंगे।